हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। 2 पार्ट्स में हमने उसे डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने वर्ल्ड वॉर के कॉजेज समझे, सेकेंड पार्ट में हमने पीस सेटलमेंट्स को समझा। ओके, आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं। अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। इंटरनेशनल रिलेशंस का अगर आपका कोई भी टॉपिक मिस हुआ है तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मैंने लिंक दे दिया है और ऊपर आई बटन से भी आप विजिट करके देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो वॉर वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग पर एक बहुत ही ज़्यादा भयानक तबाही का वो मंजर दिखता है जो ह्यूमन वैल्यूज़ को ताक पर रखकर अपने सेल्फ सेंटर्ड चीज़ों को पूरा करने के लिए किया जाता है। सो ह्यूमन सिविलाइजेशन के बर्थ से ही वॉर्स का जो सिलसिला है वो चला आ रहा है। हालांकि समय के साथ साथ उसकी जो रणनीति है, ऑब्जेक्टिव्स है, उनमें बदलाव आते रहते हैं, लेकिन उसकी जो बेसिक नेचर होता है यानी कि मूल प्रकृति जो होती है उसमें चेंजेस दिखाई नहीं देता। ठीक है। सो 20th सेंचुरी में 2 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इनके दौरान और उसके बाद ह्यूमन के आइडेंटिटी पर ही बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलें दिखने लगे थे। इतने ज़्यादा क्वांटिटी में पैसों का नुकसान हुआ और ऐसा समय तो कभी भी नहीं आया था कि ह्यूमन आइडेंटिटी ही खतरे में पड़ जाए। ठीक है। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जब ख़त्म हो गया था, उसके साथ ही ग्लोबल स्टेज पर 2 महाशक्ति यानी कि 2 सुपर पावर जो है उभर कर सामने आई। पहली थी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और सेकेंड जो थी सोवियत यूनियन। ठीक है। अब तक कंधे से कंधा मिलाकर जो धुरी राष्ट्र थी यानी कि जर्मन, जापान, इटली के खिलाफ लड़ने वाली जो ये पावर्स थी वो खुलकर एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी हो गई। अभी हिरोशिमा और नागासाकी से उठते धुएं का गुबार जो है शांत भी नहीं हुआ था कि वर्ल्ड के सामने एक और वॉर की पॉसिबिलिटीज दिखने लगी थी। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो वर्ल्ड ने थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो ट्रेजेडी है वो नहीं झेली। फिर भी इन दोनों सुपर पावर्स के बीच एक बिल्कुल नए तरीके का कंपटीशन जो है दिखने लगा, जिसे कोल्ड वॉर कहा गया। कोल्ड वॉर एक ऐसा वॉर था जिसमें वेपन्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ। ये एक दूसरे को पछाड़ने और नीचा दिखाने की कोशिशें थी, या यूं कह लो कि ये होड़ लग चुकी थी कि पूरे वर्ल्ड जो था वो 2 ग्रुप्स में बंट चुका था, या कहीं कि बांट दिया गया था। एक ग्रुप के जो लीडरशिप है वो कौन कर रहे थे? यूएसए, जो कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के सपोर्टर थे, और दूसरे ग्रुप के कर रहे थे सोवियत यूनियन के हाथों में, जो पूरे वर्ल्ड में कम्युनिज्म जो है स्टैब्लिश करने के लिए कोशिशें कर रहे थे। चलिए अब बात कर लेते हैं कोल्ड वॉर के मीनिंग पर, नेचर और डेफिनेशन। देखो, कोल्ड वॉर वर्ड का जो सबसे पहले इस्तेमाल किया था 2 अमेरिकियों ने किया था। फर्स्ट है बेनार्ड बरूच और सेकंड है वॉल्टर लिपमैन। 16 अप्रैल 1947 को अपने एक भाषण में बरूच ने क्या कहा था कि आज हमें खुद को धोखे में नहीं रखना चाहिए, हम एक शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के बीच में हैं। इस वर्ड को वॉल्टर लिपमैन ने अपनी एक बुक थी उनकी शीत युद्ध से जुड़ी हुई, उनके थ्रू प्रमोट करने की कोशिश की। ओके, सो कोल्ड वॉर 2 ग्रुप्स के बीच की एक ऐसी सिचुएशन थी जो कि रियल वॉर से एकदम अलग थी। इसे एक डिप्लोमेटिक वॉर के रूप में भी समझा जा सकता है, जिसमें कि वेपन्स नहीं इस्तेमाल किए जाते, गोले बारूद कुछ भी इस्तेमाल नहीं किए जाते, बस दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। ठीक है। सो लुई हॉल ने वॉर की इस सिचुएशन को रियल वॉर से भी खतरनाक माना है, और उन्होंने अपनी बुक द कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री में साफ रूप से लिखा है कि ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें दोनों ही ग्रुप्स जो है वो प्रॉब्लम्स को सुलझाने की बजाय और ज़्यादा उलझाने की कोशिश करते थे। अब कोल्ड वॉर के ऑरिजिन पर बात कर लेते हैं। कोल्ड वॉर की जो शुरुआत है इस पर अलग अलग सबके थॉट्स हैं। ठीक है, अलग अलग फिलोसफर्स के अलग अलग थॉट्स हैं। कई जो हिस्टोरियंस हैं उनका क्या मानना है कि 1917 की जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था इसकी शुरुआत उसी से मानते हैं, और ज़्यादातर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ था उसके बाद ही कोल्ड वॉर की शुरुआत मानते हैं। ठीक है। सो कई जो फिलोसफर्स हैं उनका क्या मानना है कि अलग अलग तरीके से वो सोचते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो मानना ही होगा कि 1917 में जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो इंटरफेरेंस है और लेनिन की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसको गिराने की उनकी जो मंशा थी, उन्होंने पूरब और पश्चिम के बीच जो है बहुत ज़्यादा जो है कड़वाहट वहाँ पे बहुत ज़्यादा कर दी थी। ठीक है। कई पश्चिमी देशों ने रिवॉल्यूशन के बाद नई सोवियत गवर्नमेंट को हटाने के लिए अपनी अपनी सेनाएँ ज़रूर भेजी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल
ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल, उन्होंने रिवॉल्यूशन के बाद खुलकर जो है बोल्शेविकवाद की बहुत ही ज़्यादा कंडेम किया। ठीक है, इसके अलावा एक थॉट ये भी निकल कर आता है कि कोल्ड वॉर की जो शुरुआत है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद हुई। इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में कहा जाता है कि चर्चिल का जो फुलटन भाषण और उसका जो सपोर्ट करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का जो कम्युनिज्म के प्रसार को स्टेन करने की पॉलिसी को अपनाया और उसके बाद आई मार्शल योजना से कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। चलिए अब कोल्ड वॉर के रीज़न जान लेते हैं। सबसे पहला जो कॉज है वो निकल कर आता है इंडिविजुअल स्टेज एक्सप्लेनेशन। देखो इस स्टेज में चर्चिल और ट्रूमैन जैसे वेस्टर्न जो लीडर्स हैं उनकी साम्यवाद विरोधी सोच को अपना बेस बनाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो अगेंस्ट थे किसके, कम्युनिज्म थॉट के। ओके, 1917 की जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के समय और उसके बाद भी वेस्टर्न कंट्रीज साम्यवादी शासन यानी कम्युनिज्म रूल के स्टैब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा ख़त्म करने की कोशिश करते रहे थे। हालांकि ये जो फॉरेन इंटरफेरेंस है वो पूरी तरीके से सफल नहीं रहा। चर्चिल ने तो खुले मंच से बोल्शेविकवाद या साम्यवाद को पूरी तरीके से कंडेम किया। 1933 में यूएस के 32nd प्रेसिडेंट जो थे फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने ओथ ली और 1945 में उनकी डेथ तक अपनी जो है उन्होंने काम किया। रूजवेल्ट ने अपने जब उनका वर्क पीरियड चल रहा था उसमें सोवियत यूनियन से रिलेशन सुधारने की काफ़ी कोशिशें की थी। उनका मानना था कि यूएस को ग्लोबल मामलों में जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए और 1920 और 1930 के जो दशक चले थे उसमें न्यूट्रल उन्होंने पॉलिसी अपनाई थी, यानी कि रिलेशन सुधारने की वो कोशिश कर रहे थे। ठीक है, 12 अप्रैल 1945 को उनकी डेथ के बाद अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी सारे चेंजेस देखे जाने लगे। उनके राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने सोवियत संघ की मंशाओं को बहुत ज़्यादा शक की नज़रों से देखना शुरू कर दिया और सोवियत को अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश की और सोवियत प्रभाव को लिमिटेड करने की तरफ कदम बढ़ाए। ठीक है, चाइना के लीडर माओ जेडोंग ने भी बढ़ते तनाव को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे ये तय हो गया था कि पूर्वी एशिया कोल्ड वॉर में एक मेन मोर्चे के रूप में होगा। तो माओ ने कॉन्टिन्यूस रिवॉल्यूशन के थॉट में अपनी इंटरेस्ट दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्टम स्टेज एक्सप्लेनेशन। देखो इसका जो मेन बेस है वो क्या है, यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, इनकी जो सोच है, इनकी जो थॉट्स है, इनको अलग अलग तरीके से समझना। ठीक है, जो कि यानी कि बाइपोलैरिटी के रूप में समझना, कि द्विध्रुवीयता के रूप में। देखो सिस्टम बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बाइपोलैरिटी से देखने को मिलता है, यानी कि द्विध्रुवीयता से। वॉर के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान की जो इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकली रूप से सबके सब जो है वीक हो चुके थे। लगातार 2 वर्ल्ड वॉर झेलने के बाद सबसे ज़्यादा यूरोप की इकोनॉमी हार मान चुकी थी, लेकिन अमेरिका की जो इकोनॉमी थी उस पर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी वो लेबर पावर पर टिकी हुई थी। इसलिए वॉर के बाद 2 पावरफुल देश सामने आए जिनकी जो आइडियोलॉजीज भी अलग थी, नीयत भी अलग थी और जो कॉरपोरेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। ओके, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।